हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में बात करेंगे। जो तुगलक वंश का एक सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों, और इसे लोक कल्याणकारी शासक भी हम कह सकते हैं। और लोक कल्याणकारी शासक के साथ साथ दोस्तों ये निरंकुश शासक भी था दोस्तों। इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की थी। आज हम तीसरा जो शासक है दोस्तों तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, यह टाइम पीरियड 1351 से लेकर 1388 के मध्य इन्होंने शासन किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश के शासक यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म होता है वो 1319 ईस्वी में होता है, ठीक है। और यह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का ये पुत्र था दोस्तों। यानी कि जो गयासुद्दीन जो तुगलक था उसके छोटे भाई दोस्तों जो रजब है, उस रजब का ये पुत्र था। जिस समय 20 मार्च 1351 ईस्वी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो सिंध के मध्य जो थट्टा है, थट्टा के मध्य दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में दोस्तों ये शासक बनते हैं दोस्तों। उस समय शाही खेमे में अमीरों द्वारा उलेमाओं ने फिरोज को शाही खेमे में अगला शासक चुना। अंततः 22 मार्च 1951 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक किया गया दोस्तों। थट्टा के अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो सिंध के अंदर है, जब उनका एक सैनिक अभियान था दोस्तों, और सैनिक अभियान के माध्यम से दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। दोस्तों जो थट्टा के अंदर दोस्तों जो सुल्तान तागी था दोस्तों, उन्होंने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। आक्रमण के साथ जो तागी था दोस्तों, सुल्तान तागी, वो थट्टा की तरफ चला जाता है। तब उनका पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक, उस मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा के अंदर यानी कि सिंध प्रांत के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 20 मार्च 1951 के अंदर उनकी मृत्यु होती है। और 22 मार्च को दोस्तों 22 मार्च 1351 में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है दोस्तों। राज्याभिषेक होने के साथ साथ दोस्तों हम जैसे ही उनका राज्याभिषेक होता है और उन्होंने जो काम किए हैं दोस्तों, जो प्रशासन से रिलेटेड जितने भी उन्होंने वर्क किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। फिर बाद में दोस्तों हम इन सभी को हम एक एक डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ आज जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उनके प्रशासनिक कार्यों की बात करते हैं। देखिएगा, सुल्तान युग का अकबर कहा जाता है, यानी कि सुल्तान को इस युग का अकबर कहा जाता है, यानी कि अकबर का अग्रगामी उसको कहा गया है दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है, ये फिरोज शाह तुगलक जो हिंदू माता यानी कि बीबी जेला का ये पुत्र था दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब इसकी जो माता थी दोस्तों वो हिंदू धर्म की थी, और उसका नाम था जेला। ये जेला का ये पुत्र था दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों सिंचाई कर लेने वाले यानी कि प्रथम सुल्तान को कहा गया है दोस्तों। यानी कि उन्होंने सिंचाई कर उन्होंने लिया दोस्तों, और उस सिंचाई कर को दोस्तों उन्होंने नाम दिया हक ए सरब या हब ए सरब, यानी कि एक ही नाम है दोस्तों। तो ये सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था दोस्तों तुगलक वंश का, जिसने किसानों से सिंचाई कर यानी कि हक ए सरब और हब ए सरक नामक सिंचाई लेता था दोस्तों। और दोस्तों ये जो सिंचाई कर था यानी कि जो उपज होती थी दोस्तों, उपज का 1/10वां भाग वो सिंचाई कर के रूप में लेता था दोस्तों। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं दोस्तों, यानी कि इसने 4 प्रकार के जो कर थे दोस्तों, जैसे जजिया, जकात, खराज या खुम्स, या उसको खम्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार के कर लिए दोस्तों। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कर था दोस्तों जजिया कर। इस जजिया कर उन्होंने लिया दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जजिया कर है, अगर हम जजिया कर की थोड़ा सा हम इसके क्रम के बारे में बताएं आपको कि जजिया कर किसके द्वारा सबसे पहले लगाया गया था और किसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया, फिर दोबारा से किस शासक के द्वारा उसको लगाया गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके दोस्तों वहाँ पर जजिया कर लगाया था। तो प्रथम जो सुल्तान था दोस्तों वो मोहम्मद बिन कासिम था। द्वितीय जो था वो था दोस्तों
फिरोज शाह तुगलक था। इस फिरोज शाह तुगलक ने ही प्रथम बार ब्राह्मणों पर भी दोस्तों जजिया कर लगाया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर था दोस्तों, उन्होंने 1534 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन 1774 ईस्वी में इस जजिया कर को पुनः औरंगजेब के द्वारा उसको पुनः लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो फारुखशीर था दोस्तों, मुगल सम्राट ही था दोस्तों, इसने 1713 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेकिन इसी के द्वारा 1717 में इस जजिया कर को पुनः स्थापित कर दिया गया था, यानी कि पुनः लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्णतः इस जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था दोस्तों मोहम्मद शाह, यानी कि मोहम्मद शाह ने इस जजिया कर को पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया था। तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री थी दोस्तों इसकी, जो जजिया कर की। लेकिन हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शासक था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हम बात कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल नामक एक जल घड़ी बनाई दोस्तों, यानी कि एक जल घड़ी उन्होंने बनाई थी और उस जल घड़ी का नाम था ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी थी दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक ने इसने 24 कष्टदायी जो कर थे दोस्तों उनका अंत किया था दोस्तों। यानी कि उनके द्वारा जो पीछे जो शासक थे दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कुछ लगाए गए जो टैक्स थे, उनमें से 24 टैक्स यानी जो कष्टदायी जो कर थे जिनको लोग चुका नहीं पाते थे, अदा नहीं कर पाते थे, उनको उन्होंने 24 कष्टदायी करों को उन्होंने अंत किया दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो 4 प्रकार के उसने कर लगाए थे, उन 4 प्रकार के करों की हम बात कर लेते हैं कि जो दोस्तों शरीयत द्वारा, यानी कि शरीयत यानी कि एक कानून होता है दोस्तों। शरीयत मुस्लिम धर्म में एक शरीयत कानून होता है, यानी कि शरीयत के द्वारा मान्यता प्राप्त 4 प्रकार के दोस्तों कर थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक जजिया कर था जिसको हम धार्मिक कर कह सकते हैं। एक ज़कात जो था वो दोस्तों मुसलमान यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों से लिया जाता था। और जजिया कर था दोस्तों, जो ये जजिया कर जो गैर मुसलमान से लिया जाता था। और दोस्तों खराज एक खुम्स था, यानी कि खम्स यानी कि लूट का जो युद्ध के अंदर लूट का जो सामान था दोस्तों, उस सामान से रिलेटेड जो ये कर था दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के करों को हम दोस्तों आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी तक हम इसके बारे में और भी ले रहे हैं दोस्तों, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो वर्क थे दोस्तों, उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए थे, ये आपको याद रखने के दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमने मिडवेल हिस्ट्री पढ़ा है। मिडवेल हिस्ट्री का जो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक से पहले की जो भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, इसके साथ ही हमने खिलजी वंश है, इसके बाद साथ ही हमने दोस्तों गुलाम वंश है, इनके सब के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे खिलजी वंश में आपको पता होना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और दोस्तों जो एशियन हिस्ट्री के अंदर जितने भी शासक हमने पढ़े हैं, उनमें सबसे एक उदार प्रवृत्ति का ये जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए दोस्तों। कल्याणकारी कार्य करने के साथ साथ इनको निरंकुश शासक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा उन्होंने जन कल्याणकारी के लिए कौन कौन से कार्य किए थे उसकी देखते हैं, उसको बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक उन्होंने दास विभाग की स्थापना की दोस्तों, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक के ने दासों का एक बड़ा जखीरा उन्होंने अपने साम्राज्य में रखा दोस्तों। और इस दास विभाग को दोस्तों दीवाने बंदगाह के नाम से जाना जाता है। तो दीवाने बंदगाह क्या था दोस्तों? दास विभाग था। ठीक है दोस्तों, उसने एक निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था भी स्थापित की, जिसमें एक अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों। उस डिपार्टमेंट का नाम था दोस्तों दारुल शिफा। ठीक है, तो ये दारुल शिफा है। ये दारुल शिफा दोस्तों निःशुल्क चिकित्सा था। ठीक है, एक है दोस्तों दान विभाग, यानी कि दीवाने खैरात, यानी कि दान विभाग था दोस्तों। जो अपाहिज है, लंगड़े हैं दोस्तों, और जो इसके अलावा जो भी ब्राह्मण हैं, उनको दोस्तों ये खैरात के रूप में दान दिया करता था। तो दीवाने खैरात एक दान विभाग था। दीवाने
इस्तिहाक, देखिए दोस्तों, इस्तिहाक था ये एक पेंशन विभाग था दोस्तों, जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते थे उनको पेंशन वगैरह दिया करता था। इसके अलावा दोस्तों रोजगार दफ्तर, और इसके अलावा आपको पता है पीडब्ल्यूडी आज वर्तमान में है, पीडब्ल्यूडी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग। ऐसे उन्होंने दोस्तों अपने शासनकाल में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किए थे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो फिरोज शाह तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक को एक अलग नाम दे रखा था, क्या, इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है, और दोस्तों इसको कल्याणकारी निरंकुश शासक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में दोस्तों जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, हम यूँ कह सकते हैं, जो भी देश थे, यानी कि जो भी उसके सल्तनत में पहले दिल्ली सल्तनत में थे और उससे पृथक हो गए थे, उन्होंने दोस्तों उसने अपने में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जब शासक बनते हैं, शासक बनने के साथ साथ दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद में जो ठट्टा के अंदर उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उस समय दोस्तों उन्होंने यानी कि फिरोज शाह तुगलक शासक बनते ही जो दिल्ली सल्तनत से जो अलग राज्य हो गए थे उनको अपने में मिलाने में कोई प्रयास नहीं किया। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक एक योग्यता, उनमें ऐसी योग्यता नहीं थी जिस कारण वो जो दिल्ली से पृथक होने वाले जो साम्राज्य उनको अपने में मिला सके। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक उसने ध्यान किसकी तरफ दिया दोस्तों जब शासक बनते हैं, एक तो शेष सीमा या सुरक्षा, जो बची हुई जो राज्य थे उनको उनकी सीमाओं को सुदृढ़ करना और उनकी रक्षा करना उन्होंने बेहतर समझा। राज्य की जो आर्थिक संपन्नता है उसको उसने बनाए रखा और जनता की सहानुभूति लेना चाहता था। तो सबसे पहले हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं, तो दोस्तों उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाले जो राज्य थे उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस तीन बातों पे किया। एक तो उनके पास बचे हुए जो सीमा थी, यानी कि उनके बचे हुए जो साम्राज्य थे, शेष राज्य थे यानी कि प्रांत थे, उनकी सुरक्षा उसने की। साथ ही राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको बिल्कुल मजबूत करने में बहुत ज़्यादा उसने ध्यान दिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जनता की सहानुभूति लेना चाहता था। तो ये उन्होंने ये तीन वर्क किए दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में देखिए आगे बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो प्रदत्त समस्त जो ऋण थे, जिसको हम तकावी ऋण कहा गया है, यानी कि समस्त ऋण थे उनको दोस्तों उन्होंने माफ़ कर दिया। साथ ही साथ सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी उसने समाप्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों। यानी कि जो भेंट दी जाती है दोस्तों, आपको पता है भेंट क्या होती है, कि जो एक प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति विशेष को उपहार के रूप में जो दान दिया जाता था उसको हम भेंट कह सकते हैं। तो उस समय दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से पहले आपको पता हो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों के शासनकाल में दोस्तों जो भेंट लेने की उनकी परंपरा रही दोस्तों। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं तो विभिन्न प्रकार के भेंटों को समाप्त किया, और दोस्तों एक जो समस्त ऋण यानी कि तकावी जो ऋण था उसने उसको समाप्त किया। इसके साथ साथ दोस्तों उसके दौरान यानी कि 24 जो कष्टदायी जो कर थे, टैक्स थे, उनको उसने समाप्त कर दिया है इस्लामी शरीयत के अनुसार। अब देखिएगा 24 प्रकार के जो टैक्स थे उनको उसने समाप्त कर दिया, लेकिन इस्लामी शरीयत यानी कि इस्लामी कानून के अनुसार के द्वारा 4 कर ऐसे थे जिसको बिल्कुल उसने अब साम्राज्य में लागू किया, और दोस्तों अपने जो प्रजा है उनसे वो टैक्स वसूला। जैसे हम कह सकते हैं, एक तो खराज, एक ज़कात, एक जजिया और एक खम्स दोस्तों। इन चारों ही जो टैक्स हैं दोस्तों, कर हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो जजिया कर था दोस्तों, ये जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जो ज़कात था ये मुसलमानों से लिया जाता था। खराज दोस्तों एक भूमि कर था। इसके साथ साथ दोस्तों खुम्स था, खुम्स एक युद्ध में लूट का जो माल था वो था दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के कर थे। सबसे पहले हम बात करते, देखिए दोस्तों जजिया कर होता क्या है। देखिएगा
मैंने आपको बताया था कि जो जजिया कर था यानी कि गैर धार्मिक कर था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गैर धार्मिक था और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जो गैर मुसलमान कौन होते थे, जो मुसलमान होते थे इनके अलावा जितने भी धर्म थे उनसे, जैसे जैन भारतीय वगैरह है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी सभी से वो लिया जाता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और ये गैर धार्मिक कर था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पहला शासक था जिसने ये जजिया कर यानी कि जो ब्राह्मणों से भी उसने वसूला था दोस्तों। ठीक है, देखिए, जो जजिया कर कर सर्वप्रथम यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया, बाद में इन्हें हिंदुओं पर भी लागू कर दिया गया। पहले हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये जजिया कर था, पहले जो ईसाई थे, यहूदी थे, उनसे ही ये जजिया कर वसूला जाता था, लेकिन बाद में दोस्तों इसने हिंदुओं पर भी ये लागू कर दिया, हिंदुओं से भी वो जजिया कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर था, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके उसको जीतने के साथ ही दोस्तों उसने जजिया कर को बिल्कुल लागू कर दिया था। तो पहला शासक था जिसने जजिया कर को लागू किया भारत के अंदर, जो था मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अब देखिएगा इस जजिया कर से किसको मुक्त रखा गया, यानी कि किससे नहीं लिया गया था दोस्तों। यानी कि जब शुरुआत में जब जजिया कर लगाया गया था दोस्तों, तो ये जजिया कर जो लोले लंगड़े होते थे, अंधे होते थे, साथ ही साथ ब्राह्मणों से भी जजिया कर मुक्त रखा जाता था। लेकिन देखिएगा, यानी कि शुरुआत में तो जो लोले लंगड़े वगैरह थे, अंधे थे, और जो ब्राह्मणों को भी जजिया कर से मुक्त रखा जाता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में जब जो फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी ये लागू कर दिया गया जजिया कर। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में यानी कि तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला जाता था, तो वो शासक था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिएगा जजिया कर लगाने वाले जो का शासक थे दोस्तों, क्रम से हम देखते हैं पहले किसने लगाया फिर बाद में किसके द्वारा लगाई, ये हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में हम कहें कि प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला जो शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करके उसको जीतने के बाद उसने 712 ईस्वी में पहली बार जजिया कर लागू किया गया। फिर दूसरा जो शासक था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक था, जिसने प्रथम बार ब्राह्मणों पर भी दोस्तों उसने जजिया कर लागू किया गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये मैंने आपको दोबारा से लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, एक विशेष हम बात करें कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे अकबर जो प्रथम शासक, जिसने 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद में 1774 ईस्वी के अंदर जब औरंगजेब शासक बनते हैं तो उन्होंने पुनः इस जजिया कर को वापस लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों औरंगजेब के पश्चात दोस्तों आपको पता होना चाहिए फर्रुखशेर शासक बनते हैं। तो फर्रुखशेर ने एक बार तो उसने जजिया कर को समाप्त कर देते हैं, लेकिन दोबारा से वापस इसको पुनः लागू कर देते हैं। तो 1713 ईस्वी में तो फर्रुखशेर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन 1717 ईस्वी में वापस उसको पुनः लागू कर दिया गया था। हम यूँ कह सकते हैं पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा शासक था, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह एक ऐसा शासक था जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। उसने इस जजिया कर को बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया था। तो ये तो दोस्तों जजिया कर लागू करने का एक क्रम था, जिसने आपको पता होना चाहिए कि पहला जो जजिया कर लागू करने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया। फिर फिरोज शाह तुगलक, जिसने जो ब्राह्मणों पर भी दोस्तों उसने जजिया कर लागू किया। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों 1774 ईस्वी में औरंगजेब जब शासक बनता है तो उसने वापस इसको जजिया कर को लागू कर दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो औरंगजेब था दोस्तों, इस औरंगजेब ने जो अपने जो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र था, उस मेवाड़ क्षेत्र को इस जजिया कर से मुक्त रखा, यानी कि मेवाड़ से जजिया कर उसने वसूला नहीं। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, ये मैंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा रखा है। ठीक है, एक राजस्थान
का इतिहास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों अपने चैनल पे, वहाँ पर विजिट करिएगा और वहाँ पे जाके इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। फिर अब आपने दोस्तों फर्रुख शेर आते हैं। फर्रुख शेर शासक बनते हैं, इसने एक बार तो उसने जजिया कर को समाप्त करते हैं 1713 में, लेकिन 1717 ईस्वी में जजिया कर को वापस लागू कर देते हैं। तो इसके साथ ही फिर 1719 से लेकर 1748 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह शासक बनते हैं, इसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जेके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अब इस जजिया कर को हम डिटेल से कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहेगा। ओके, बाय।